ओम मंगल भवन अमंगल हारी। बढ़िया शिक्षण दिए आप। बढ़िया बढ़िया I'm gonna cry. It's amazing. It's amazing to be here. God's mercy. कुंभ सजा हुआ है, कुंभ का तीर्थ, कुंभ का पिलग्रिमेज सजा हुआ है, बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ है। मैं पाकिस्तान में हूँ और पैदा भी पाकिस्तान से ही हूँ, लेकिन ये कि फिर भी आप जानते हैं कि मेरे पेरेंट्स जो है वो इलाहाबाद या प्रयागराज से आए थे और वहां पर महाकुंभ का मेला जो है, जो 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, जो कंधे से कंधा मिलाकर वहां स्नान कर रहे हैं, जो अगल बगल वहां पर सो रहे हैं, खा रहे हैं। पहले दिन फर्स्ट डे 13 तारीख को 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। 1.5 करोड़ लोग। हम समझते हैं कि नहीं, इस्लामी भाईचारा जो है ना वो सबसे अहम फैक्टर है। तो ये मेरे ख्याल में एक सबक है हमारे लिए। हम अफगानिस्तान लूज करते जा रहे हैं और शायद लूज कर चुके हुए हैं। इस वक्त दुबई में बैठ के अफगानिस्तान को इंडिया एंगेज कर रहा है या इंडिया अफगानिस्तान को एंगेज कर पा रहा है। हम जिसको अपना स्ट्रेटेजिक अलाय कहा करते थे, जिनकी हमने मदद की बारहा, उनके लोगों को यहां बसाए रखा हमने, we have lost their trust. इंडिया भी अब कनेक्ट कर रहा है अफगानिस्तान के साथ एंड इट सीम्स दैट वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन। इलॉन मस्क ने, एक इंडियन लेजिस्लेचर ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि बर्तानिया में ये जो ग्रूमिंग गैंग्स, बच्चों पे हमला करने वाले लोग हैं, इनको एशियन ना पुकारा जाए, इनको पाकिस्तानी पुकारा जाए, क्योंकि जब आप एशियन कहते हैं उसमें सारे एशियन। God's mercy. Why you are crying? This is just such an amazing event to see so many people who are celebrating and wanting purification, wanting moksha, wanting liberty, wanting peace for all humanity. I mean, this is just an amazing thing. Only in India, only in Bards, right? So, I don't know what else can I say. In Sanatan Dharma, describe some word. Some words about Sanatana Dharma? About Sanatan Dharma. Sanatana Dharma. Well, you know. वसीम साहब, अभी हमें एक नई दोस्ती हमारी हो रही है बांग्लादेश के साथ। जी जी। अभी मैं टीवी पे देख रहा था, हमारे जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के हेड हैं, वो बड़ा जबरदस्त सलूट कर रहे थे। बांग्लादेश से एक मिलिट्री डेलीगेशन आया हुआ है, तो मुबारक हो। बांग्लादेश के साथ जो है हमारी जो है ब्रदर मुल्क बन गया है वो। तो उस वक्त तो हमें बहुत गुस्सा था बंगालियों पे, वो हिंदुओं के एजेंट होते थे। तो अब जो है ना वो हमारे भाई बन गए हैं। तो क्या अब पाकिस्तान को अपोलोजाइज करेगा 71 में जो कुछ हमने किया उनके साथ? नहीं, अपोलोजाइज ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये इतनी दूर तक सोचते ही नहीं है। ये अपोलोजाइज नहीं करेंगे। ये बांग्लादेश के साथ अब तल्लकात सिर्फ इसलिए बढ़ाएंगे कि इंडिया के साथ उसके तल्लकात खराब हो रहे हैं। और ये एक तरह से ना बस वो जैसे औरतें वो नहीं होती, सॉरी मैं अजीब सी मिसाल दे रहा हूँ कि किसी दूसरी के साथ लड़ाई हो, ठीक है, तो वो जो और उसकी पहले से दुश्मन होती है ना, उससे वो और तल्लकात जो है ना वो बनाने की कोशिश करती है, उसको बताने के लिए। तो मतलब वो इस किस्म के। तो हमारा जो है ना वो बांग्लादेश के साथ ठीक है, हम देखेंगे क्या कुछ हम कर सकते हैं उनके लिए या वो क्या कर सकते हैं, लेकिन देखें हमारे बॉर्डर्स आपस में नहीं मिलते, दरमियान में इंडिया है, बहुत कुछ हो नहीं सकता इस हवाले से कि जैसे ट्रेड रिलेशंस हम स्ट्रॉन्ग कर सके या हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हो जो हम वहाँ पे एक्सपोर्ट करें या वो हमसे कुछ चीज़ें इंपोर्ट करें। तो मेरा ख्याल है कि अभी फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है ना वो सिंबॉलिक ही है वो। तो अब आगे पता चलेगा बाद में कि फिर क्या होता है, लेकिन फिलहाल ये सिंबॉलिक ही है जी। लेकिन सर शकील साहब, आपने बांग्लादेश की बात की, तो आखिर जिस किसी का भी दुनिया में भारत के साथ दुश्मनी हो जाए, उसके हमारे साथ क्यों दोस्ती हो जाती है? ये वाली चीज समझ में नहीं आती। वो कहते हैं ना जी कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो हमारा दोस्त है। तो हम ये दुश्मनी और दोस्ती जो है ना वो इसी मयार से बनाते हैं कि इंडिया के साथ हमारा वो अजली दुश्मन है। उर्दू अखबार आप देखें ना
जब भी जिक्र आता है इंडिया का तो वो ये लिखना नहीं भूलते, असली दुश्मन, दैट इज इटर्नल एनिमी। तो अब इटर्नल एनिमी जो है, ये पता नहीं कहां से टर्म आई है। इंटरनेशनल रिलेशंस में तो हमें यूनिवर्सिटी में ये बताया जाता था कि कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता, कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, ओनली इंटरेस्ट आर परमानेंट। तो हम अपने इंटरेस्ट भी वॉच नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली दुश्मनी को ज्यादा निभाते हैं और उसका नतीजा जो है वो तबाही है। काश के हमने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ही प्रोटेक्ट किया होता, उन्हीं को प्रमोट किया होता, तो आज हम बहुत बेहतर सूरत हाल में होते। लेकिन शकील साहब आखिर जी, हालांकि इंटरनेशनल रिलेशंस में बुनियादी असूल ये है कि कोई परमानेंट एनिमीज और कोई परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते। सिर्फ जो चीज परमानेंट होती है वो आपके नेशनल इंटरेस्ट्स हैं। तो नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सबसे ऊपर होता है। तो ये इन्होंने इंडिया को जो है वो असली दुश्मन बनाया हुआ। ये बेसिकली हमारी एस्टेब्लिशमेंट की एक घड़ी हुई टर्म है, लोगों के दिमागों में बिठाई गई है ताकि इंडिया के साथ कभी भी तल्लकात अच्छे ना हो, इंडिया के साथ बेहतरीन आए तल्लकात में, बस इतना ही। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन शकील साहब, हमें फायदा क्या हुआ भारत के साथ बार बार दुश्मनी करके? बार बार जो हमारे यहाँ, उन्होंने कई बार दोस्ती करने की कोशिश भी की, उनकी तरफ से कहा भी गया कि कई प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं उनके उन्होंने विजिट किया, लेकिन जैसे ही वो गए या उनके होते वक्त ही वहां पे किसी न किसी किस्म के अटैक्स हो गए और उसके बाद पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया। हाफिज सईद, मसूद अजहर और इस किस्म के लोगों को हमने यहाँ पे रखा हुआ है, और अगर भारत कहता है कि भाई आप हमारे हवाले कर दें, तो ये मतलब 26 करोड़ लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लोग जो कि गड़बड़ करते हैं कि इनको हवाले क्यों नहीं कर देते? असल में हमने जो अपना वर्ल्ड व्यू बनाया हुआ है ना जी, वो सारा बेस करता है इंडिया से दुश्मनी पे। पता नहीं किसने हमारी एस्टेब्लिशमेंट को ये बता दिया कि जी जब तक आपकी इंडिया से दुश्मनी नहीं होगी तो पाकिस्तान अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। और मेरे फेसबुक पे एक साहब ने लिखा भी है, ही इज अ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, शायर भी हैं वो, तो उन्होंने लिखा जी इंडिया से नफरत के बगैर पाकिस्तान अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। तो भाई मुल्क जब एक दफा बन जाता है ना, वो अपना जवाब खुद होता है, वो उसको फिर आप 24/7 जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं होती। यू मूव ऑन, आगे की तरफ देखते हैं। तो आईए रहमान हमारे बड़े इंटेलेक्चुअल थे, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, उन्होंने एक दफा ये कहा था कि नवाए वक्त जो है ना 1947 से एक ही अदारिया लिखता आ रहा है। तो एक ही अदारिया लिखने का नुकसान ये है कि आपको फिर अंदाजा नहीं होता कि आपके इर्द गिर्द की दुनिया कितनी बदल। तो नमस्कार दोस्तों, महापर्व हिंदुस्तान के लिए, महापर्व भारत की इस महान संस्कृति के लिए फिर से शुरू हो चुका है, जिसे हम महाकुंभ कहते हैं। जियोपॉलिटिकल लेवल पे भी हम इसके डिस्कशन कर लेंगे, जो कि इसका बेनिफिट्स दिखाए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा अचंभित है कुंभ की इस विश्वसनीयता को देखकर। आप कहोगे कि ठीक है, ये तो अच्छी बात है, भारत को इससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात दोस्तों ये है कि जियोपॉलिटिकल लेवल पे ये इंडिया की एक स्पिरिचुअल रिप्रेजेंटेशन को दर्शाता है। कुछ लोग हैं जो इसको गलत तरीके से विवाह करने में आ रहे हैं, उसमें अधिकतर इंडियंस ही है जो कि इसके मजाक उड़ा रहे हैं, इस पर गलत तंज कस रहे हैं, जो कि काफ़ी गलत है। मुझे लगता है कि इन लोगों को सुधरना चाहिए इस मामले में, और भारत की इस महान विश्वसनीयता के और महापर्व का आनंद लेना चाहिए। इसमें कई विदेश से, जैसे कि जो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, वो स्पिरिचुअल जर्नी में जोड़ने के लिए कई हमारे साधु संत व महात्मा है जिन्होंने एक सुप्रीम अवधि में जाकर अपनी एक प्रशंसा पा ली है। उसका बेनिफिट भारत को मिलने वाला है। तो ऐसे में हम लोगों को भी महाकुंभ में जाना चाहिए, जो कि 144 ईयर बाद आया है। ये एक बहुत बड़ा पर्व है, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए और इसमें आपको जाना चाहिए। हमारी स्पिरिचुअल केंद्र का एक जो बना है प्रयागराज, उसको देखकर पाकिस्तान, अमेरिका, यूएस, कई जो कंट्रीज़ हैं वो भी अचंभित है, क्योंकि इसमें 44 से लेके, मतलब आप मान के चलिए 40 से लेके 45 करोड़ समथिंग पीपल्स इकट्ठे होने वाले हैं, जो कि मानव की सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली है। तो ये इंडिया के एक विस्तृत कल्चर को रिप्रेजेंटेशन करता है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही जियोपॉलिटिकल और जियोपॉलिटिक्स की न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।